हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय गुप्ता और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेटिंग स्टार्टेड विद सी। तो पिछले वीडियोस में हमने सी के बारे में जाना, सी क्यों यूज़ करते हैं या फीचर्स क्या होते हैं। अब इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सी में टेक्निकली कौन कौन से स्टेटमेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो उन स्टेटमेंट्स को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कैरेक्टर सेट। तो प्रीवियस वीडियो में कैरेक्टर सेट को मैंने ओवरव्यू फॉर्म में डिस्कस किया था, अभी इसको डिटेल फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो कैरेक्टर सेट में तीन चीजें हमें यूज करनी होती हैं। फर्स्ट इज अल्फाबेट्स, सेकंड डिजिट्स एंड थर्ड स्पेशल सिंबल्स। तो अल्फाबेट्स की जहां तक बात है, ये होते हैं कैपिटल ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड। डिजिट्स की हम बात करें तो ये होते हैं 0 to 9। अब हमें स्पेशल सिंबल्स को डिटेल में जानना है। तो स्पेशल सिंबल्स की अगर हम बात करें तो जैसा कि कीबोर्ड पर अल्फाबेट्स और डिजिट्स के अलावा जो डिज़ाइंस अवेलेबल होते हैं उनको स्पेशल सिंबल्स बोलते हैं। तो मैं कुछ सिंबल्स यहाँ पर लिख रहा हूँ, जिनके नेम्स भी लिखूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि इनको सी में क्या बोला जाता है। सो फर्स्ट वन इज प्लस, देन minus, then asterisk, then forward slash, this is backslash, these are parentheses, these are braces, these are brackets, this symbol is known as ampersand, this is pipe sign, this is equals to, or it is also known as assignment, then single quotes, then it is double quotes, तो ये सिंबल्स और उनके साथ मैंने उनके नेम्स लिखे। कुछ और सिंबल्स हैं जिनको इस तरफ लिख रहा हूं। डबल कोट्स के बाद ये सिंबल, जिसको कि हम बोलते हैं कोलन। उसके बाद एक और सिंबल आता है जिसको हम बोलते हैं सेमी कॉलन। देन ये दो सिंबल, इट इज लेस देन, it is greater than, then we have dollar sign, then this is for caret, power, so we basically use it for power. Then we have this sign which is known as hash। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो सिंबल था, इसको इंग्लिश में या मैथमेटिक्स में हम मल्टीप्लाई और इस सिंबल को मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते थे, बट कंप्यूटर में हम इसको बोलते हैं एस्टेरिस्क, जो कि आपके लिए नया है। देन इस सिंबल को अभी तक हम एंड की फॉर्म में यूज़ करते थे, बट कंप्यूटर में इसको यूज़ करेंगे एम्परसेंड की फॉर्म में। ठीक है। देन ये इंपॉर्टेंट साइन है जिसको हम हैश से डिनोट करते हैं, जो कि हेडर फाइल के लिए यूज़ किया जाएगा। देन हर सी का जो प्रोग्राम है उसके एंड में हम हर सी के प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शंस आप लिखेंगे उसके एंड में एक सिंबल यूज़ करना होगा, जिसको कि हम क्या बोलेंगे, सेमीकोलन। ठीक है।
तो ये कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉन्स्टेंट्स। तो बहुत सारे सिंबल्स, अल्फाबेट्स और डिजिट्स को समझने के बाद अगला टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉन्स्टेंट्स। तो कांस्टेंट का पहले डेफिनेशन देखते हैं। ए कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी which does not change during execution of प्रोग्राम। तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम पर अगर किसी भी क्वांटिटी का मीनिंग चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज रहता है, दैट इज नोन एज कांस्टेंट। तो सी में हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स हैं। फर्स्ट इज इंटीजर कांस्टेंट, सेकेंड वन इज रियल और फ्लोट कांस्टेंट, थर्ड है कैरेक्टर कांस्टेंट, एंड फोर्थ वन इज स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो अब इन चारों टाइप ऑफ कांस्टेंट्स के एग्जांपल्स देखते हैं। तो इंटीजर कांस्टेंट्स की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, तो अगर हमने लिखा 45, सो इट इज इंटीजर कांस्टेंट। अगर हमने लिखा -5, इट इज ऑल्सो इंटीजर कांस्टेंट। अगर हमने लिखा 0, इट इज ऑल्सो इंटीजर कांस्टेंट। सो इफ अ नंबर, whether it is 0, negative or positive, can be treated as integer constant. Then real और float। तो अगर हम लिखते हैं 2.5, तो ये एक रियल और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा। अगर हम लिखते हैं -2.5, तो ये भी एक रियल और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा। और यू कैन ऑल्सो यूज 0.5, -0.5। तो all positive negative numbers which have decimal point are treated as real or floating point constants। तो अगर आप देखें तो इन वैल्यूज को अगर हम प्रोग्राम में एज इट इज यूज करते हैं तो इनका मीनिंग हमेशा सेम रहेगा, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। फिर अपना आता है कैरेक्टर कांस्टेंट। तो इंटीजर और रियल नंबर्स की बात करेंगे, कैरेक्टर और स्ट्रिंग, अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल तीनों को यूज कर सकते हैं। तो किसी भी प्रोग्राम में सपोज आपको कैपिटल ए यूज करना है, तो आप लिखेंगे कैरेक्टर कांस्टेंट, और हमेशा ध्यान रखें उसको सिंगल कोट्स के अंदर इनक्लोज करना जरूरी है। अगर हमने लिखना है 8 और हमने उसको सिंगल कोट्स में इनक्लोज किया, तो ये बन जाएगा कैरेक्टर कांस्टेंट। और अगर आपने 8 को बिना सिंगल कोट्स के लिखा, तो वो किस तरीके से ट्रीट होगा? एज इंटीजर कांस्टेंट। फिर अगर मुझे कोई सिंबल यूज करना है, फॉर एग्जांपल हैश, और मैंने उसको सिंगल कोट्स में लिखा, तो वो भी किस फॉर्म में ट्रीट होगा? कैरेक्टर कांस्टेंट। तो इस तरीके से अगर किसी भी अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल को सिंगल कोट्स में इनक्लोज करते हैं, तो वो कहलाएगा कैरेक्टर कांस्टेंट। देन बात करते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा, हम एक सिंगल कैरेक्टर को यूज कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि हमें एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को भी यूज करना होगा, तब तो आता है अपने पास स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो मैंने लिखा डबल कोट्स ABC, डबल कोट्स कंप्यूटर, डबल कोट्स num 1 2 3। तो आपने देखा एक से ज्यादा कैरेक्टर्स ABC में भी हैं, कंप्यूटर में भी हैं, और num 1 2 3 में भी है, और इसमें अल्फाबेट्स और डिजिट्स दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो जब भी आपको अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल के कॉम्बिनेशन को एक से ज्यादा फॉर्म में यूज करना है, तब हम यूज करेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो कैरेक्टर और स्ट्रिंग कांस्टेंट में ध्यान रखिएगा, यहाँ सिंगल कोट्स यूज होगा और यहाँ पर डबल कोट्स यूज होगा, और इन्हें प्रोग्राम में आप एज इट इज यूज कर सकते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। अगर हम इंटीजर कांस्टेंट की बात करें, तो आप उसको इस तरीके से लिखेंगे, int a इक्वल्स टू 5। सो 5 इज इंटीजर कांस्टेंट, जिसको हमने कहाँ स्टोर किया? एक वेरिएबल a, और जो कि इंटीजर टाइप का। अगर हम रियल कांस्टेंट की बात करें,
तो हमने लिखा फ्लोट b इक्वल्स टू 2.5। तो 2.5 एक रियल और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है जिसको हमने किस में स्टोर किया, b वेरिएबल में। देन कम्स कैरेक्टर, तो उसके लिए आप यूज करेंगे कैर c इक्वल्स टू लाइक दिस। तो यहां पर ये कैरेक्टर कांस्टेंट जो कि किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, c वेरिएबल में। फिर आता है स्ट्रिंग, तो उसके लिए आपको इस तरीके से लिखना होगा, और डबल कोट्स में हमने लिखा abc जो कि किस में स्टोर हो जाएगा, str। तो यहां पर abc स्ट्रिंग कांस्टेंट जो कि किस में स्टोर हुआ, str में। तो आपने देखा 5 इंटीजर कांस्टेंट, 2.5 फ्लोट, सिंगल कोट्स a कैरेक्टर कांस्टेंट एंड डबल कोट्स abc इज स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डेफिनेशन समझ में आया, एग्जाम्पल समझ में आए, और टेक्निकली सी में उन्हें कैसे यूज करना है वो भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स। तो वेरिएबल के बारे में पहले जानते हैं। तो पहला पॉइंट, और वेरिएबल कैन स्टोर कांस्टेंट वैल्यूज। तो जैसा कि हमने सीखा कांस्टेंट्स क्या होते हैं, तो कांस्टेंट वो वैल्यूज होती हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो कांस्टेंट को स्टोर करने के लिए, ताकि हम मल्टीपल कैलकुलेशंस परफॉर्म कर पाए, हम वेरिएबल यूज करते हैं। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल, तो ये जो 5 लिखा ये है कांस्टेंट, और जो a है इट इज नोन एज वेरिएबल। तो हमने 5 को a में स्टोर किया। अब a वेरिएबल को हम पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 5। अब वेरिएबल को यूज करने का फायदा ये है कि हम उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगले ही लाइन में अगर मैंने लिखा a इक्वल्स टू 10, तो पहले a में 5 वैल्यू थी और इस टाइम a में क्या स्टोर हो गया, 10। तो ये वेरिएबल को यूज करने का फायदा है कि जब हम चाहते हैं कि प्रोग्राम के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना है, तो हम सिंपली इस तरीके से असाइन करके उसको अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ए वेरिएबल कैन चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो वेरिएबल कभी भी अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है पूरे प्रोग्राम में, एज पर द रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, a variable name can consist alphabets, digits and underscore। तो जो भी वेरिएबल का नेम आप डिफाइन करेंगे उस वेरिएबल के नेम में इन तीनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम कुछ वेरिएबल नेम डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा num, तो ये वैलिड होगा। अगर आपने लिखा num12, ये वैलिड होगा। अगर आपने लिखा num अंडरस्कोर 12, तो ये भी वैलिड होगा। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस तरीके से वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। अंडरस्कोर हम यूज करते हैं स्पेस को रिप्लेस करने के लिए। तो वेरिएबल के नेम में हम स्पेस यूज नहीं कर सकते, इसलिए रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए स्पेस के प्लेस पर हम क्या यूज करेंगे, अंडरस्कोर। तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इस तरीके से वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, a variable name can start with alphabets or अंडरस्कोर ओनली। तो जब भी वेरिएबल का नेम लिखें तो उसका फर्स्ट जो
लेटर होगा या कैरेक्टर होगा वो अल्फ़ाबेट हो सकता है या फिर अंडरस्कोर हो सकता है। और नॉर्मली हम अल्फ़ाबेट को प्रेफर करते हैं क्योंकि जितने भी सिस्टम स्पेसिफाइड वेरिएबल्स होते हैं वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने वेरिएबल का जो नेम है उसको अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करें। नेक्स्ट जो कि आपको ध्यान रखना है वेरिएबल के लिए, ए वेरिएबल नेम कैन नॉट बी अ कीवर्ड। तो वेरिएबल का जो नेम है वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं ये इंट फ्लोट, तो यहाँ इंट को हमने एज अ डेटा टाइप यूज किया और इस फ्लोट को हम यूज कर रहे हैं एज अ वेरिएबल नेम। तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोट एक कीवर्ड है और कीवर्ड को आप एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी भी कीवर्ड को एज अ वेरिएबल नेम यूज करते हैं इट मीन्स आप उसका नेम या उसका मीनिंग और उसका प्री डिफाइंड टास्क मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अलाउड नहीं है। तो जब भी अपना वेरिएबल बनाएं उसमें ध्यान रखें कि आप किसी भी कीवर्ड को एज अ वेरिएबल नेम यूज ना करें। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज केस सेंसिटिव। तो वेरिएबल का जो नेम हम लिखते हैं वो हमेशा केस सेंसिटिव होगा। केस सेंसिटिव मींस अगर हम एक एग्जांपल लें, सपोज मैंने लिखा इंट वैल्यू और ये वैल्यू मैंने स्मॉल लेटर्स में यूज किया, तो इसका मतलब पूरे प्रोग्राम में वैल्यू नेम का जो वेरिएबल है वो स्मॉल लेटर्स में ही यूज करना है, उसको कहीं पर भी कैपिटल लेटर्स में यूज नहीं करेंगे। तो इट मींस अगर हम लिखते हैं ये, सो विद सेम अल्फाबेट्स वी कैन क्रिएट टू डिफरेंट वेरिएबल्स, एक वैल्यू स्मॉल लेटर्स और दूसरा वैल्यू कैपिटल लेटर्स, बिकॉज सी इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो इस रूल को ध्यान रखिएगा, वेरिएबल के जो नेम्स होते हैं वो हमेशा केस सेंसिटिव होते हैं। अगर अपर केस यूज किया तो पूरे प्रोग्राम में अपर केस ही यूज करना है, अगर लोअर केस यूज किया तो पूरे प्रोग्राम में लोअर केस को ही यूज करना है। अब हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो इंस्ट्रक्शंस का मतलब कि जो भी सी में स्टेटमेंट हमें लिखना है कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए, तो एन इंस्ट्रक्शन इज अ सी statement which can perform a specific task। तो कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए अगर हमें एक स्टेटमेंट लिखना है तो वो एक सी इंस्ट्रक्शन होगा। इसको हम कुछ डिफरेंट टाइप से डिनोट कर सकते हैं। तो पहला वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो हर प्रोग्राम में आप कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, तो पहला टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज वेरिएबल डिक्लेरेशन। सेकंड हम लिख सकते हैं इनपुट। थर्ड हम लिख सकते हैं आउटपुट। फोर्थ हम लिख सकते हैं एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। फिफ्थ हम लिख सकते हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो इनपुट जैसा कि वर्ड से समझ में आता है कि कुछ भी डेटा अगर हमें रिसीव करना है तो इनपुट, कुछ भी डेटा आउटपुट की फॉर्म में शो करना है तो आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, और कभी भी इफ एल्स लूप और स्विच अप्लाई करना है तो हम यूज करेंगे कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस अपने पास में अवेलेबल हैं। तो अगर हम इन सारे इंस्ट्रक्शंस को क्लब कर दें तो नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आता है, दैट इज प्रोग्राम। सो व्हाट इज प्रोग्राम? A program is a collection of one or
more than one इंस्ट्रक्शंस। सो सी का एक प्रोग्राम लिखने के लिए आपको इन डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन करना होगा। उनको कंबाइन करने के बाद आप अपना एक प्रोग्राम लिखेंगे, और जब उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको या तो कुछ इनपुट प्रोवाइड करना होगा, और कैलकुलेशंस के बाद आपके पास में कुछ रिजल्ट्स अवेलेबल होंगे, जिसके थ्रू आप ये टेस्ट कर सकते हैं कि जो प्रोग्राम आपने लिखा वो करेक्ट लिखा है या नहीं।